हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या रणनीति जो है होनी चाहिए। जो रिजल्ट्स आने वाले हैं कल आलोक इंडस्ट्रीज के, तो इस वीडियो में हम उस स्ट्रैटेजी पर चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे और आपका जो पसंदीदा सेगमेंट है जहां आपके सवालों के जो हैं जवाब दिए जाते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। तो ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, NISM सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कल जो है रिजल्ट्स आने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज के, तो यहां पर जो है आप लोगों के मन में ये दुविधा होगी कि अब क्या करें, क्या सही फैसला लें। और देखिए, एक चीज आप ध्यान रखिए, जो हमने जो डिस्कशन की थी, जो चर्चा की थी, जब 26-28 के सपोर्ट की बात की थी, जहां से बाउंस आया, बहुत तगड़ा बाउंस आया, वो 26 के लेवल से, जहां हमने कहा था मंदी खत्म होके नई तेजी की शुरुआत होगी, अपर सर्किट का दौर शुरू होगा, लोअर सर्किट की जो महामंदी है खत्म हो जाएगी, वहां से जो पार्टी चालू हो गई है। 30% का प्रॉफिट तो हो चुका है, 30% प्लस प्रॉफिट लोगों को हो चुका है वहां बॉटम से। यहां पर एक चीज जो है थोड़ा ध्यान देना होगा कि रिजल्ट्स हैं कल, तो आज जो प्राइस इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूं 33.15 के आसपास है। तो कल जो रिजल्ट्स हैं, तो जिस प्रकार आज भी जिस प्रकार बाइंग दिख रही है 70 लाख के आसपास, अपर सर्किट में ही बंद होना चाहिए और हो सकता है कल भी अपर सर्किट में ही खुले, तो आपको जो है 34, 34.5 का भाव दिख सकता है, 34.5। अब आपको याद होगा जब हमने चर्चा की थी सपोर्ट के बारे में, जो 26-28 का जो सपोर्ट था, यहां से बाउंस आया, आप लोगों ने खरीदारी और एवरेज भी किया और काफी प्रॉफिट्स भी हुआ, और काफी लोगों को जो ऊपर में लॉस था वो भी एवरेज होने के बाद कम हुआ। तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि अब जो है हम रेजिस्टेंस के आसपास भी आ रहे हैं। यहां पर जो है हमने पहले भी चर्चा की थी कि 35 और 37 के बीच में 35, 37 ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है, ये पहला रेजिस्टेंस जोन है, अवरोध का इलाका है। यहां पर जो है प्रॉफिट बुकिंग जरूर हो सकती है। जिन ट्रेडर्स ने, मेरे जैसे जो ट्रेडर्स हैं जिन्होंने 26 के आसपास बाइंग की होगी, वो जरूर प्रॉफिट बुकिंग पे आएंगे। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जब एक स्टॉक रिजल्ट से पहले जो है भाग जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग, एक प्रॉफिट बुकिंग रिजल्ट के बाद या रिजल्ट के दिन होती है। तो संभावना अधिक है कि ये जो ट्रेन चल रही है ये थोड़ा सा स्टेशन पर रुक सकती है। तो हम जो है स्टेशन के जो है करीब आते जा रहे हैं। 30-35% का तो प्रॉफिट हो ही चुका है लोगों को, उस लेवल से अच्छा खासा बाउंस आया है, लोअर सर्किट का दौर खत्म हुआ उस सपोर्ट से। अच्छा, एक चीज फिर मैं आपको याद दिला दूं, कहना जरूरी होता है हर बार कि टेक्निकल एनालिसिस के 90% टूल्स और इंडिकेटर्स जो हैं सर्किट स्टॉक्स में नहीं काम करते, तो हम सिर्फ 10% ही इंडिकेटर्स उनका इस्तेमाल करते हैं। टूल्स जो भी हैं, जैसे कि एक सिंपल प्राइस एक्शन, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा फिबोनाची ट्रेसमेंट, और चौथा हम देखते हैं कि जहां पर हमें लगे कि कुछ ऑपरेटर का कुछ हरकतें उसकी हुई हो, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ काम नहीं करती है। तो इन्हीं 3-4 चीजों के बेसिस पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। और हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था 26-28 का, यहाँ से तगड़ा बाउंस आया, मंदी खत्म हुई। अब जो पहला रेजिस्टेंस है वो 35-37 का है। ये इतना बड़ा रेजिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन एक रेजिस्टेंस जरूर है, तो एक ब्रेक लगने की संभावना जरूर है। लेकिन अगर ये जो ट्रेन है ये 35-37 के लेवल को तोड़ देती है, तो फिर अगला बड़ा रेजिस्टेंस है 40-45। ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है और इसके पीछे कारण है, ये जो वॉल्यूम्स हुए थे यहां आसपास, काफी तगड़े वॉल्यूम्स हुए थे, तकरीबन 12 करोड़ के आसपास। यानी यहां पर बड़ा एक्शन हुआ और सेलर जीता था। यानी ये जो एरिया है टेक्निकल एनालिसिस के थ्योरम के हिसाब से देखा जाए तो बड़ी सीधी सी बात है, ये जो है ये एक अवरोध का एरिया है, इसको क्रॉस करने में दिक्कतें जरूर होंगी।
क्रॉस कर जाए तो बहुत अच्छा है, सभी लोगों को प्रॉफिट हो जाएगा। यहां पर दिक्कतें जरूर होंगी। अब रिजल्ट से पहले की जो स्ट्रेटजी आप कह रहे थे कि क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं, काफी ज्यादा आप लोगों के सवाल आ रहे थे इसके। देखिए एक चीज मैं बता दूं, फैसला तो आप ही को लेना होगा कि बाइंग सेलिंग या जो भी है, लेकिन हम सिर्फ एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने 26 के भाव पर लिया और आज अभी आपको 30% प्रॉफिट हो चुका है और कल अगर फिर से अपर सर्किट लग जाए तो 35% प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप एक चीज जरूर कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को खींच लीजिए, टेक दिस प्रॉफिट आउट। 35% का जो प्रॉफिट है उसे आप खींच के निकाल लीजिए, यानी जो आपके जो 100 रुपए हैं वो जो 130 हो गए, इस 30 रुपीज को आप निकाल लीजिए। 30 रुपीज आप निकाल सकते हैं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे यहां पर 30 रुपीज निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल लीजिए, ताकि मान लीजिए रेजिस्टेंस पार मान लीजिए नहीं हुआ, ऐसे मैं चाहता हूं पार हो जाए और ऊपर जाए ताकि लोगों को फायदा हो, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर सेलिंग भी आई तो आपको जो है ये तसल्ली रहेगी, प्रॉफिट तो खींच लिया है, चलो बाकी देखा जाएगा। दूसरी जो बात है, बहुत से जो लोग हैं उन्होंने यहां पर 8-10 के लेवल पर भी लिया, उनके भी काफी सवाल आ रहे थे। तो उन्हें एक चीज तो पक्की करनी चाहिए, अपना जो कॉस्ट है वो निकाल लेना चाहिए। मान लीजिए आपने 9 रुपए पे लिया, अब आपका जो कॉस्ट है ये तो आप निकाल ही लीजिए इसको प्रॉफिट, ताकि आपका जो है शेयर्स बिल्कुल खुल जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है, गिरेगा तो भी आपको कोई टेंशन नहीं और बढ़ा तो भी आपको बहुत खुशी होगी कि चलिए ऊपर गया। क्यों? क्योंकि बेस्ट स्ट्रेटजी यही होगी कि हम जो है कुछ प्रॉफिट जरूर ले लें रिजल्ट के आसपास। रिजल्ट्स किसी भी तरफ हो सकते हैं, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट्स में सिर्फ प्रॉफिट लॉस मत देखिएगा, हो सकता है लॉस भी हो, लेकिन रिजल्ट्स के को डीप में जाके देखिए, गहराई में जाके देखिए अंदर क्या है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस अक्सर जो दिखाते हैं रिजल्ट्स जो है वैसे रहते नहीं है, अंदर आपको बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करनी होती है कि और भी बहुत सी चीजें होती हैं कि इनका जो अंदर बिजनेस कैसा चल रहा है, वो जो परिवर्तन आ रहा है, नई जो रिलायंस का टेक ओवर जो हुआ, एक तरीके से जो रिलायंस बहुत बड़ा शेयर होल्डर बना है यहाँ 37% के आसपास, उससे जो फायदा होने की शुरुआत क्या दिख रही है, वो सारी चीजें, मैनेजमेंट की जो है क्या कमेंट्री है, मैनेजमेंट क्या बोलती है कि आगे क्या प्लान्स हैं, ये सारी चीजें भी ध्यान देना होगा। तो आप लोग हो जिन्होंने 26-28 सपोर्ट के आसपास लिया है, जो ट्रेडर्स टाइप के भी लोग हैं, वो थोड़ा प्रॉफिट तो खींच ही सकते हैं यहाँ पर। दूसरी बात जो है, जिन लोगों ने 8-10 पे लिया है वो अपना कॉस्ट निकाल लें, तो टेंशन है, देखिए अगर आप पूरा बेच दीजिएगा तो अगर शेयर का भाव ऊपर गया आपको दुख लगेगा, मैंने बेच दिया और ये तो ऊपर जा रहा है। अगर आपने जो है नहीं बेचा बिल्कुल भी और अगर रेजिस्टेंस से टकरा करके गिरने लगा शेयर, तो आपको लगेगा मेरे तो प्रॉफिट घटते ही जा रहे हैं, ये तो मौका मैंने छोड़ दिया प्रॉफिट बुकिंग का। तो बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है कि प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लो और बाकी जो है अपना देखा जाए जैसा हो। तो इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, बाकी फैसला आपके हाथ में है, जो आपको सही लगे वो आप कीजिए। आप लोगों ने डिस्कस करने के लिए कहा था, चर्चा करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने सोचा ये जो है इस रणनीति के बारे में हम चर्चा कर लें। बड़ी सिंपल सी रणनीति, आपको पता भी होगी। देखिए एक चीज याद रखिए, मार्केट वो जगह है यहाँ दुख तो होगा ही, जिसे प्रॉफिट हुआ है उससे भी दुख होगा, थोड़ा और प्रॉफिट हो जाता, इसे लॉस हुआ है उसे तो दुख है ही, उसे लॉस हुआ है। तो ये मार्केट वो जगह याद रखिएगा जो दुख तो देगी। इस वहम में मत रहिएगा कि आपको सिर्फ सुख होगा, ये वैसी जगह है नहीं। तो 50-50 हमेशा यहाँ चीजें रहती है हमेशा। तो यहाँ पर बेस्ट स्ट्रेटजी जो मुझे पर्सनली लग रही है मैंने शेयर की, बाकी जैसा आपकी व्यक्तिगत आपको ठीक लगे पर्सनली आप ऐसा कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्ट्रेटजी के बारे में भी कि प्रॉफिट बुकिंग है, थोड़ा जो है आप कर सकते हैं, नीचे के भाव पे भी लिया है, थोड़ा प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है, प्रॉफिट लेके कभी किसी का लॉस हुआ ही नहीं, जैसा मैं हर बार कहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर एक जो अपडेट भी आया था, इन्होंने कुछ ब्रांड जो नया जो है लॉन्च किया है, वहां पर जो है कुछ जो ब्रांड जो है इनका 3-4 कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, ये कुछ बना रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी कुछ इन्होंने लाई है, जहां पर जो है ये फायर फाइटर्स हों, चाहे इलेक्ट्रिक काम करने वाले लोग हों, चाहे मिलिट्री के जो लोग हों,
और जो ट्रैफिक पे काम करते हैं वो लोग हो, उनके लिए जो कुछ कपड़े जो डिजाइन है न्यू एज टेक्नोलॉजी के थ्रू वो ये कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर कंपनी जो है खुद को जो है नए दौर में जो है कैसे एडजस्ट करे वो प्रयास कर रही है, एक न्यू एज कंपनी बनने का प्रयास कर रही है। रिलायंस के जो है यहाँ बड़े शेयर होल्डर बनने के बाद काफी चीजें बदलती हुई दिख रही है, तो बहुत ही अच्छे संकेत हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने प्रॉफिट बुकिंग इसलिए कही कि थोड़ी प्रॉफिट लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक रहता है, मन को भी सुकून मिलता है। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, आपकी राय। तो यहाँ पर जो है अब जो है आपका जो फेवरेट सेगमेंट है जहां आप अपने सवाल पूछते हैं, वहां एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है एक्सिस बैंक के बारे में कि एक्सिस बैंक के बारे में क्या किया जाए, मतलब क्या सही रहेगा। देखिए एक चीज बता दूं, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये बिल्कुल भाई भाई की तरह हैं, तो दोनों बिल्कुल एक जैसा बिहेव भी करते हैं, स्टॉक प्राइस भी एक जैसा चलेगा और एक जैसा गिरेगा, क्योंकि इन दोनों को कॉर्पोरेट बैंक्स कहा जाता है। साथ में स्टेट बैंक को भी जोड़ दीजिए, वो भी। यहाँ पर जो है एचडीएफसी और कोटक जब हो जाता है वो जो है वो उन्हें रिटेल बैंक कहा जाता है, वो दोनों साथ साथ भाई भाई एक तरीके से चलते हैं। अब रही बात एक्सिस बैंक की डिस्कशन की, एक्सिस बैंक की बुक वैल्यू तकरीबन जैसा मुझे याद है 300 के आसपास है, यानी आज के भाव पे 1.4 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू, तो कोई बुरा तो है नहीं। 300 की बुक वैल्यू है और यहाँ आपको जो है 440 के आसपास भाव है। पी रेशियो यहाँ पर जो है निकालना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोविड के कारण जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इन रिजल्ट्स को पैमाना हम नहीं मान सकते, हमें जो है 1-2 क्वार्टर रुक के देखना पड़ेगा। देखिए बैंकों के साथ एक समस्या है कि अभी जो इनके जो लोन्स खराब होने हैं वो दिखेंगे नहीं इस रिजल्ट्स में। आने वाले रिजल्ट्स में ये पता चल जाएगा कि जो मॉरेटोरियम हुआ है उससे जो है कितना पैसा वापस आया और कहाँ जो है वो एनपीए बनने की संभावना है, वो आ जाएगा। तो 3 से 6 महीने में पिक्चर क्लियर होगी फंडामेंटली सारे बैंकों की। तो यहाँ पर ये एक समस्या है कि अगर एनपीए बढ़ जाएगा तो दिक्कतें हो सकती है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को, चाहे आईसीआई हो, एक्सिस हो, इनमें जो है कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट तरीका रहता है कि धीरे धीरे आप 15-20% की फॉल पे एक्युमुलेट कर लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं ऐसा पर्सनली करता हूं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे। आईसीआई एक्सिस दोनों मेरे पोर्टफोलियो में है, एक प्रॉफिट में एक लॉस में है। तो देखिए करना क्या है यहाँ पर, इसको लेने के बाद क्या होता है, अगर आप लीजिएगा धीरे धीरे करके, तो बैंकिंग का क्या होता है, सेक्टर की एक साइकिल होती है, खराब साइकिल जब स्टॉक गिर रहे होते हैं, और अब अप साइकिल आती है 1.5 से 2 साल की, जब स्टॉक प्राइसेस घूमने लग जाते हैं, जब एनपीए घटने लग जाते हैं, चीजें बदलने लगती है। तो एकदम एग्जैक्ट पकड़ पाना वो लगभग नामुमकिन है। तो हम जो है कयास ही लगाते हैं और धीरे धीरे लेते हैं, तो एक एक्युमुलेट करके एक ऐसा प्राइस आता है जहां से जब गाड़ी घूमती है तो 50%, 100% यानी डबल तक होने के रिटर्न्स मिल जाते हैं काफी आराम से। लेकिन हमेशा जो है एक ही बैंक स्टॉक मत लीजिएगा, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके लीजिएगा। लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानने की काफी इच्छा रहती है। बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर सपोर्ट देखेगा, जो ट्रेडर्स वाला सपोर्ट है, तो ट्रेडर्स देखते हैं वो 430 के आसपास है, इसके ऊपर ये स्टॉक क्षमता रखता है और ऊंचे लेवल दिखाने की। शॉर्ट टर्म सपोर्ट इज 430, अबव दिस वैकेंसी 460-70। इस सपोर्ट के ऊपर टिकेगा तब ये ट्रेडर्स के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म 2-3-4 दिन खेलते हैं। 430 का सपोर्ट टूटा तो 380, 390 के आसपास एक जो है वो मीडियम टर्म सपोर्ट है। ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक हो गया है, पहले तो नहीं था लेकिन अभी थोड़ा वॉलेटाइल है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैनेजमेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, गजब का मैनेजमेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। बिजनेस इनका कमाल का है, रिटेल की तरफ इनका गजब का ध्यान है। काशा रेशियो जो बैंक की देखी जाती है वो 50% के आसपास है, तगड़ी है। रिटेल फ्रेंचाइजी गजब ग्रो कर रही है, 5000 के आसपास ब्रांचेस हैं, कमी नहीं है। लेकिन एक चीज आपको पता होनी चाहिए, हर स्टॉक को खेलने का एक तरीका होता है, वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे आप सीख जाइएगा खुद भी। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टॉक डिस्कशन के लिए आपने कहा है वो नवकार कॉर्पोरेशन। देखिए मैं फंडामेंटली तो नहीं ट्रैक करता, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। टेक्निकली एक सपोर्ट मैंने देखा था 22, 23, 22-23 के आसपास, इसके ऊपर रहता है तभी कुछ अच्छे संभावना दिखेंगी। इसको तोड़ देता है तो दिक्कतें हो सकती है। फंडामेंटली मैं नहीं ट्रैक करता, तो मैं नहीं बता सकता।
यहाँ पर एक और सवाल था आपका रुचि इंफ्रा के बारे में, इसका भी वही हाल है। मैं इसे फंडामेंटली नहीं ट्रैक करता तो मैं नहीं बता सकता क्या होगा, लेकिन जो है सपोर्ट मैंने देखा था तकरीबन 12 के आसपास, 11-12 के आसपास कुछ था एक सपोर्ट, और लगातार लोअर सर्किट लगता है मार रहा है, तो हो सकता है घूमना तो चाहिए यहाँ पर, लेकिन मैं फंडामेंटली नहीं ट्रैक करता तो इसके बारे में कुछ कहने से मैं बचूंगा। अब एक और जो सवाल है आपका वो बहुत ही गजब के स्टॉक के बारे में, मतलब इन्वेस्टर्स का फेवरेट स्टॉक है, काफी जबरदस्त स्टॉक है। इसने 5 साल 10 साल हमेशा रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, 3 साल 1 साल 6 महीने, और रिस्क भी नहीं है, डिविडेंड यील्ड भी ढंग की मिलती है, मैनेजमेंट क्वालिटी कमाल की है, इनका जो बिजनेस है गजब का है। नेस्ले इंडिया जो है कमाल की कंपनी है, प्राइस 16,800 के आसपास है। ये जो स्टॉक है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है, फंडामेंटली टेक्निकली भी जो है बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है। इस तरीके के स्टॉक को खेलने का तरीका आपको तो पता ही है, अब भी 10-15% मिले थोड़ा ले लो, और फिर अगर मार्केट क्रैश के कारण या किसी भी कारण और 10-15% गलती से गिर जाए तो थोड़ा और लेके एवरेज ले आओ, ये सबको प्रॉफिट में अंत में निकाल ही देता है। तो इसे खेलने का यही तरीका है। फिर भी अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट देखिएगा तो 16,000 के आसपास है इसका शॉर्ट टर्म सपोर्ट, ये वहां से ही उससे पहले ही घूम सकता है अगर मार्केट ठीक रहा, और गिरा भी तो 16,000, बहुत तो बहुत 15,000 जाएगा। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जो बाय ऑन डिप्स करते हैं, जो ट्रेडर्स भी हों, जो मीडियम टर्म के या फिर जो इन्वेस्टर्स हों, उनका फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बड़ी कम होती है इसकी, ज़्यादा उछल कूद करता नहीं है, गिरता नहीं है। और रिजल्ट्स की जहाँ तक बात की आपने चर्चा करने के लिए कही थी, देखिए अभी किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स को नापना मतलब समझना और उसका जो पैमाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी जो कोविड के कारण जो है आपको ना असली प्रॉफिट दिखेंगे ना असली रेवेन्यू दिखेगी, हर चीज जो है वो ऊपर नीचे दिखेगी। इनके तो काफी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बिक भी नहीं रहे थे, जैसे कि मैगी और ये सब सारी चीजें जो हैं, कॉफी तक नहीं मिल रहा था यहाँ पर, तो थोड़ा हो सकता है रेवेन्यू कम हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, गजब का ब्रांड है, और सबसे कमाल की बात है इनोवेशन, हमेशा ये नए प्रोडक्ट्स लाते ही रहते हैं, और इनका जो ब्रांड है ब्रांड वैल्यू कमाल की है। तो ये स्टॉक फंडामेंटली बहुत पसंद है, जब गिरता है मैं तो इसे लेने के प्रयास में ही रहता हूं। तो कोई कमी नहीं है स्टॉक में। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये जो स्टॉक है वैसे लोगों के लिए है जो कम रिस्क लेते हैं लेकिन कम रिटर्न से खुश रहते हैं, यानी 20% इनको साल में चाहिए और वो खुश हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छा स्टॉक है। जो वॉलेटिलिटी चाहते हैं, उछल कूद चाहते हैं, उनके लिए दूसरे स्टॉक्स भी हैं, स्मॉल कैप हैं, अलग प्रकार के स्टॉक्स हैं, या फिर एक्सिस बैंक भी उछल कूद दिखाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वॉलेटिलिटी बढ़ गई है इसकी, इंट्रिंसिक वॉलेटिलिटी जो आई भी जो बढ़ गई है, तो एक्सिस ICI भी उसी प्रकार से हो गए हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक डीमार्ट के ऊपर भी आपने चर्चा करने के लिए कहा था, देखिए डीमार्ट जो है फंडामेंटली तो कमाल की कंपनी है, क्वालिटी मैनेजमेंट है, बिजनेस ग्रोथ कमाल का है। बस एक ही दिक्कत है यहाँ पर कि अब जो है कुछ खबरें आ रही हैं, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि जियो मार्ट के आने से कुछ नुकसान होगा, या फिर रिलायंस जो है कुछ इस सेक्टर में आएगा तो दिक्कत करेगा। तो देखिए एकदम लॉन्ग टर्म फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, लेकिन अगर आप इस वक्त कहिएगा तो 1800-1900 के आसपास तगड़ा सपोर्ट है, और ये ऐसा स्टॉक है जल्दी सपोर्ट को तोड़ता नहीं है जैसा मैंने देखा है। तो इसमें एक कमी है कि ये 100 के PE पे चलता है, यानी महंगा तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्वेस्टर्स का फेवरेट है, इसने काफी लोगों के पैसे बनाए हैं, तकरीबन 600 के आसपास लिस्ट हुआ था ये, और वहां से भागे ही जा रहा है। लेकिन इसमें एक कमी है कि महंगा हमेशा रहा है, 100 के आसपास की PE का, लेकिन इन्वेस्टर्स इसमें काफी इंटरेस्ट लेते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी जो हैं यहाँ इन्वेस्टेड हैं। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ये स्टॉक तकरीबन सपोर्ट को तोड़ता तो नहीं है जल्दी, मैंने तो नहीं देखा है तोड़ते हुए। तो 1900 के आसपास अगर आता है 1800-1900 तो वहां पर रिव्यू करना पड़ेगा। अभी 2000 कुछ के आसपास प्राइस है, अभी भी ऊपर से काफी करेक्ट हुआ है, हो सकता है 2000 से ही सपोर्ट लेके शॉर्ट टर्म घूमने लग जाए ऊपर की तरफ, इसमें कोई शक नहीं। शॉर्ट टर्म सपोर्ट जो है एक मानसिक लेवल को भी लिया जाता है, तो ट्रेडर्स हैं वो मानसिक लेवल को भी शॉर्ट टर्म सपोर्ट ले लेते हैं। जैसे 2000 है तो वो 1990 को सपोर्ट मान करके एक ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स का जो है जो सपोर्ट टेक्निकली दिख रहा है वो 1850-1900 के आसपास का है। दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अगली वीडियो में जो है आपके सवालों के यहाँ पर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जो है जवाब दिए जाएं, तो आप जो है लिख सकते हैं कमेंट में। तो ठीक है दोस्तों, एक
सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दीजिएगा। और डिस्क्लेमर, आपको पता है कि वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके कोई भी फैसले लें, क्योंकि बाजार में अनेक प्रकार की जोखिम है। धन्यवाद।